नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में दो चरणों की चुनाव खत्म हुए। पहला चरण 19 अप्रैल को और दूसरा चरण 26 अप्रैल को। दोनों दिन हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की थी कि किन लोकसभा क्षेत्रों में क्या मिजाज रहा मतदाताओं का। 19 अप्रैल को 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुए थे और 26 अप्रैल को 5 लोकसभा क्षेत्रों में। लेकिन देखिए, यह हम और आप समझते हैं कि पहले दिन जो समझ में आता है, कई बातें उसके विपरीत भी अगले दिनों में जानकारी मिलती है। जब लोग अपने गांव में लौटते हैं, चौक चौराहों पर चर्चा होती है, गांव में दलान पर लोग जुटते हैं। और यह चुनाव, जिसे हम निराशा का चुनाव मान रहे हैं, उदास चुनाव मान रहे हैं, इसमें तो किसी के बारे में कुछ कह देना और भी कठिन हो जाता है। क्योंकि एक वो वर्ग है जो वोट देने के लिए निकल नहीं रहा है, एक वो वर्ग है जो वोट देने के लिए जा रहा है लेकिन मन में कोई उत्साह नहीं है। हमने कल संडे का दिन था, कल पटना में मैं कई जगहों पर गया और मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था। पटना में काम करने को बिहार भर से लोग आते हैं। हमने 8-10 लोगों से बातचीत की। उनमें 5 ऐसे लोग मिले जिनके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए, लेकिन कोई वोट डालने अपने क्षेत्र में नहीं गया था। और लोगों ने कहा, क्या फायदा है वोट देने से। तो ये निराशा लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। खैर, इस पर चर्चा तो बहुत विस्तृत होगी और इसके कई मायने भी हैं, कभी हम इसकी बात भी करेंगे। बहरहाल, हमारे दर्शकों ने कहा कि देखिए, आपने 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को दोनों दिन जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए उनके रुझान बताने की कोशिश की थी। लेकिन अब 19 अप्रैल को चुनाव हुए 10 दिन हो गए हैं और 26 अप्रैल को चुनाव हुए 3 दिन हो गए हैं। तो अब तो स्थितियां ज्यादा स्पष्ट होगी। तो फिर से एक बार विवेचना कीजिए कि फीडबैक क्या है, क्योंकि जानते ही बिहार के लोगों में सबसे अधिक चर्चा पॉलिटिक्स की होती है। काम कम है। 5 किलो अनाज काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 5 किलो अनाज के बदले दुकानदार 4 किलो देता है, इसकी शिकायत भी है। और किसी ने यह भी हमें कल रात को समझाया कि सोचिए, 133 ग्राम रोज की खुराक पर वोट हो रहा है इस देश में। 4 किलो का आशय यदि 30 दिनों में बांटेंगे तो 133 ग्राम की खुराक ही हुई ना। तो 133 ग्राम में किसका पेट भरता है, किसका पेट नहीं भरता, यह भी समझने की बात है, लेकिन मदद मिल रही है। तो देखिए, 19 अप्रैल को हुए चुनाव जो 4 क्षेत्रों में हुए थे, औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, उनसे ही शुरुआत करते हैं। 19 अप्रैल को औरंगाबाद में चुनाव हुए। पहले दिन यह खबर आई कि वहां सुशील कुमार सिंह, जो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने आरजेडी के उम्मीदवार अभय कुशवाहा, इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई है। देखिए, किसी ने कहा कि सुशील कुमार सिंह को एज प्राप्त है, किसी ने कहा अभय कुशवाहा को एज प्राप्त है, और तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। कई जो सर्वे एजेंसियां हैं, जो एग्जिट पोल करते हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो अब जो फीडबैक मिल रहा है, हमने आपके साथ साझा किया। अजीत जी, आप भी बताएं, आपके पास भी कुछ जानकारियां हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी जो आपने कहा वो कई दिलचस्प बातें आपने बताई। ये जी। सचमुच 5 किलो अनाज वाले लोग जाकर के वोट कर रहे हैं, ये आपने ठीक कहा कि वो काम कर रहा है। और दूसरा, हम्म। उसमें से भी काफी लोग उदासीन इसलिए हो गए हैं कि अब तो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर ही दी है कि 5 साल तक मिलता रहेगा। तो जी। अब इसके लिए क्या करना है जाकर के? अपने यहाँ हम्म। शुक्राना चुकाने बहुत कम लोग जाते हैं। हम्म। हाँ, किसी का काम कर दीजिए तो वो आपका शुक्रिया कहने बहुत कम लोग आते हैं। 10 में से हाँ, 2 आदमी बिल्कुल। आएगा, 4 आदमी आएगा, काम तो हम्म। हो गया। हम्म। वो जी। हरजाना और नजराना देने जा सकता है। हजराना जो हो, हम्म। हरजाना अगर वसूलिएगा, गर्दन पर तलवार रखिएगा तब दे देगा, तब जी। आपके पास आएगा। तो यहाँ लोगों को हो हम्म। गया कि प्रधानमंत्री ने तो अनाउंस कर ही दिया कि 2029 तक 5 किलो अनाज मिलेगा। तो हम्म। अब क्या करना है? और तमाम जो दूसरी वेलफेयर की स्कीम्स है वो भी मिल ही रही हैं। तो अब हम्म। उसमें क्या करना है जाकर के हम लोगों को वोट करने? दूसरी एक आश्वस्ति जी। इसलिए भी आई कि भाई दूसरा वाला भी तो कह ही रहा है कि हम देंगे, तो अब वो तो बिल्कुल। मिलता ही रहना है, जो चीजें हैं वो तो मिलती ही रहनी है। तो एक हम्म। उस वर्ग में इस वजह से उदासीनता आई। और दूसरा जो मध्य वर्ग है, उसको लगा कि इसमें हमारे लिए क्या है, ये पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में हमारे लिए क्या है।
कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं और हमसे ले करके, और दोनों पक्ष जो है उनको उन्हीं की सेवा करनी है जो 80 करोड़ 100 करोड़ है जो बल्क में है, तो हमारे लिए क्या है कि हम वोट करने जाए। मिडिल बिल्कुल। क्लास पहले भी इस सोच में वोट नहीं करता था, इसी हम्म। सोच में वोट करने कम जाता था। आप देखिए महानगरों में वोट 50% भी नहीं हुए। हमने दिल्ली हम्म। में देखा 26 अप्रैल को नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगह पोल हुए, दोनों जगह 50% नहीं हुआ, जी। 50% नहीं हुआ। लोग छुट्टी मनाने चले गए कि 3 दिन की छुट्टी हो गई, तो लोग शिमला मनाली हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश। तो मध्य वर्ग की वो निराशा है, जो निचला तबका है जिसको राहत मिल रही है उसकी अपनी चिंताएं हैं, उसको लगा कि जाए न जाए दोनों बात बराबर है। तो इसकी वजह से जी। वोट कम हुआ। और अभी जिस आंकड़े पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। अभी तक हम्म। चुनाव आयोग ने ऑफिशियल आंकड़ा, जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने ऑफिशियल आंकड़ा नहीं जारी किया। और ये हम बिल्कुल। अपने, जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम पहली बार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया चुनाव खत्म होने के बाद। जो आमतौर पर होता है, जिस दिन मतदान होता है, मतदान खत्म होता है, तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आंकड़े दिए जाते हैं, ये बताया जाता है कि कहाँ ईवीएम खराब हुए, कितने ईवीएम खराब हुए, कितने ईवीएम रिप्लेस हुए, कहाँ हिंसा हुई, कहाँ नहीं हुई, ये सारी चीजें भी डिस्कस करता है चुनाव आयोग। ये औपचारिक प्रेस दिल्ली में कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, दिल्ली में नहीं हुई, पटना दिल्ली में में तो नहीं हुई हुई। थी दिल्ली में राजनिर्वाण। चुनाव आयोग जी, की प्रेस दिल्ली में। कॉन्फ्रेंस होकर पहले चरण की 102 सीटों का और दूसरे चरण की 88 सीटों का जो ब्यौरा दिया जाना चाहिए था, सो नहीं दिया गया। और हमने जी। इसी संदर्भ में आज चुनाव आयोग की वेबसाइट देखी, 19 अप्रैल को जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें लिखा है कि पूरे देश में 60% से कुछ ज्यादा पोल हुआ। और 26 अप्रैल को जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि 60.96% पोल हुआ। और ये आंकड़ा 7 बजे तक है, ये लिख करके खत्म कर दिया गया। मतलब ये अभी अंतरिम ही आंकड़ा है। और ये पहली बार हो जी। रहा है कि इतना दिन बीत जाने के बाद भी आयोग ने आंकड़ा नहीं पेश किया। आंकड़ा आए तो पता नहीं क्या तस्वीर आए उसमें से, सब लोग चौंकी जाए, पता नहीं जो हम लोग सब लोग सोच रहे हैं उससे कुछ ज्यादा ही आंकड़ा निकल आए। वो चुनाव, वो विपक्षी पार्टियों की एक अलग चिंता है, तो खैर उस पर भी जब आएगा राजस्थान तो हम राजस्थान में शिकायत राजस्थान में शिकायत आ रही थी ना, कहा कि 100% से अधिक पोल हो गया है। हाँ वही तो, ये वो एक अलग चिंता है, तो जी। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जिन सीटों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो 9 सीट बिहार में चुनाव हुए, जिन 9 सीटों पर, उन सबको लेकर के जो रिपोर्ट है, जो आपने एक एक करके आप बताएंगे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वो सब जगह कंफ्यूजन की रिपोर्ट है, कहीं से ऐसा नहीं कोई बता रहा है कि अमुक नेता, एक किशनगंज को छोड़ दीजिए, तो जी। और कहीं नहीं बता रहे हैं लोग कि अमुक पार्टी चुनाव जीत जाएगी। जबकि कायदे से ये पिछले 2 चुनाव में 2014 2019 बहुत प्रेडिक्टेबल था। चुनाव होते ही लोग बताने लगे थे कि क्या नतीजा आ रहा है। इस बार नहीं बता बिल्कुल। रहे हैं लोग। औरंगाबाद की सीट जो आप हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं, ये जो प्रयोग है लालू यादव का, उस प्रयोग की सफलता विफलता है वो उस सीट पर होनी है। और अभी जी। तक की जो सूचना है, वो सूचना ये है कि उनका प्रयोग सफल हो रहा है, कि कुशवाहा पूरी तरह से, जो बिल्कुल वोट नहीं करता था, जो आरजेडी को वोट ही नहीं करता था, जो एनडीए का वोट था, एनडीए का एकदम आधार वोट था, वो वोट लगभग पूरी तरह से चला गया है आरजेडी की तरफ, एनडीए को जी। छोड़कर। तो ये अपने आप में बड़ा एडवांटेज होता है। और देखिए औरंगाबाद सीट पिछले जो बाकी जो 4 सीटें हैं जो पहले चरण की, उसमें सबसे कम हार जीत के अंतर वाली सीट थी। 72,000 वोट से जीते थे 2019 में वहां से सुशील सिंह। तो बिल्कुल। 72,000 वोट का अंतर था। अगर कुशवाहा वोट पूरी तरह से चला गया है, जिसकी सूचना है कि वो चला गया है, तो ये तो फिर एज पर हो गई लड़ाई एकदम से। कुशवाहा और डांगी दोनों। और इसके साथ ही देखिए एक बात और नोटिस रखनी होगी, करनी होगी अजीत जी, कि मुकेश सहनी का फैक्टर काम करता हुआ दिख रहा है। परसों रात में मैं बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ डिनर पर था, वे भी कह रहे थे कि मुकेश सहनी 2020 वाले मुकेश सहनी नहीं है। और जो निषाद जाति है, मल्लाह जाति है, उनकी जितनी उपजातियां हैं, वे मुकेश सहनी की बात सुन और समझ रहे हैं। इसका आशय ये नहीं कि 100% वोट, लेकिन यदि वे 25% ही लेकर आ रहे हैं, 50% ही लेकर आ रहे हैं, तो इंडिया ब्लॉक को फायदा तो पहुंचा रहे हैं ना। नहीं, एक तो देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा करते हुए हमेशा ये बात कहते हैं कि जो एस्पायरेशनल कास्ट है, जिन जी। जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी जगी है, हम्म। जिनकी एक सामाजिक पहचान हो गई है, और अब उस सामाजिक पहचान को वो लोग राजनीतिक पूंजी में तब्दील करना चाह रहे हैं, वोट करके अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, चाहे जैसी जातियां। आप देखिए इसी तरह से इमर्ज हुई हैं जातियां। जब जब बिल्कुल। जब लालू यादव आए तो कोई ऐसी जाति इमर्ज नहीं हुई थी, लेकिन अगले ही चुनाव में 95 के चुनाव में ही कोयरी, कुर्मी और धानु की मर्ज हो गई 3 जातियां। नीतीश जी। कुमार उसके नेता बने और शकुनी चौधरी और वो पार्टी, और 2 जातियां इमर्ज हो गई। जो एस्पायरेशनल बिल्कुल। कास्ट है, उसी तरह से अभी जो सबसे एस्पायरेशनल कास्ट है वो मल्लाह है, निषाद है, जिसकी तमाम उपजातियां हैं, वो सबसे एस्पायरेशनल कास्ट है। उसको लग रहा है कि हमारी आबादी बहुत है और हमारी सत्ता में भागीदारी हो सकती है। और उसके जी। नेता के तौर पर आगे उभर के आए हैं
मुकेश सहनी। इसकी वजह से ये निश्चित रूप से है, हालांकि अभी भी मेरा ये मानना है ज्ञानेश्वर जी की जो जाति है, उपजातियां जितनी है मुल्ला की, उनका एक रुझान अभी भी लालू मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ होगा, क्योंकि नेचुरल स्वाभाविक तरीके से वो लोग अपनी पार्टी उसको मानते रहे। और उसमें लेकिन 25% वो वोट काट देते हैं। हमारे जो जी। आपने कहा कि अगर उसमें से 25% वोट भी मुकेश सहनी के नाम पर अगर एनडीए को छोड़ करके आरजेडी की तरफ आता है, इंडिया अलायंस की तरफ आता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बहुत मतलब जी। इसका दुगना इम्पैक्ट होगा। उतना हम्म, बीजेपी का और जेडीयू का नुकसान हुआ और उतना आरजेडी कांग्रेस का फायदा हुआ। तो जी। ये दो होगा। अगर 25% वोट आता है तो उसका इम्पैक्ट 50% का होगा। तो अगर कुशवाहा, उसी तरह से कुशवाहा का इम्पैक्ट भी डबल होगा, क्योंकि कुशवाहा जी साथ बिल्कुल। आ रहा है एनडीए का। तो कुशवाहा जी। साथ आने से और ये मुकेश सहनी का फैक्टर काम करने से, बेशक वो 25% ही काम कर रहा हो, औरंगाबाद की लड़ाई बहुत टफ हो गई। कम अंतर, कम जीत हार के अंतर वाली सीट पहले भी रही है वो। जी। और अब तो और ज्यादा क्लोज फाइट हो गया, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जिसको हम मान के चलें कि ओवरऑल वोट में अगर हम 10% वोट भी मानते हैं, 8% वोट मानते हैं, तो वो मेजर शिफ्ट है वो। और उसकी वजह से बिल्कुल। सीट फंस गई है उनकी वहां सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह। और देखिए ना कि जब हम मुकेश सहनी की चर्चा कर रहे हैं, हमने ये भी सुना कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुकेश सहनी आकर कुछ सभाएं उत्तर प्रदेश में भी कर दें, क्योंकि संजय निषाद वहां बीजेपी के साथ हैं। तो मुकेश सहनी 25%, 30%, 40% मल्लाह के नेता बन गए हैं, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। ये बड़ी बात है। और नहीं आज है। सुबह भी हमने अपने मुजफ्फरपुर के रिपोर्टर से पूछा कि अच्छा ये बताओ, अजय निषाद और जो दूसरे हैं राजभूषण चौधरी निषाद, इसमें निषाद किसके साथ जाएंगे? रिपोर्टर का साफ कहना था जिधर मुकेश सहनी कहेंगे उधर निषाद जाएंगे। तो ये तो बड़ा फायदा होता दिखाई पड़ रहा है ना। नहीं, ये तो बड़ा फैक्टर बन गए हैं मुकेश सहनी। और यूपी का मामला थोड़ा और दिलचस्प है बिहार के मुकाबले। जी। यूपी में निषाद की पॉलिटिक्स जो है, कास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग ग्राउंड लेवल का बोलते हैं, वो ठाकुर वर्सेस निषाद का वहां रहा है। और जी। उस मामले नेचुरली निषाद जो है सो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं वहां। खासतौर से जब ठाकुर जहां हो और ठाकुर का लीडरशिप हो, जैसे वहां अभी है, तो उसमें वो लोग नाराज होते हैं। सबको जो है वो फूलन देवी और बहमई कांड, ये सब चीजें याद आने लगती हैं। और आप देखिए जी। कितनी कोशिश की बीजेपी के नेताओं ने कि किसी तरह से मुकेश सहनी अपना पैर नहीं जमा सका उत्तर प्रदेश में। हालांकि वो कर रहे बिल्कुल। थे, उन्होंने खूब प्रचार किया, खूब घूमे, लेकिन उनको रोक दिया गया। उनको उनके साथ कोई अलायंस की बातचीत वहां नहीं हुई। तो मुकेश सहनी अगर जाते हैं तो वो निश्चित रूप से वोट टिल्ट करा सकते हैं, वो कुछ वोट घुमा सकते हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ। वो मुकेश सहनी की हैसियत हो गई है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में। अब उनको उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है आगे के चुनाव के लिए। चलिए, तो देखिए हमने औरंगाबाद की बात करी, आगे बात करते हैं गया की, जहां लड़ाई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लड़ रहे थे। और इस उम्र में अंतिम चुनाव उनका, एक बात तो उन्होंने राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी थी और उनका मुकाबला कुमार सर्वजीत कर रहे थे आरजेडी से। तो वहां मुकाबला दिलचस्प हुआ है, लेकिन एज की बात है, आपको भी खबर होगी अजीत जी। नहीं, हमने कहा हुआ है, हम लोग अपने प्रोग्राम में जब डिस्कस कर रहे थे, हमने जीतन राम मांझी को एज दिया था उसमें। जी। हमारा ये मानना था कि पिछली बार 2 बार जब वो चुनाव लड़े तो वो ऑड साइड में थे। हम्म। पहला वो जब लड़े तो नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे और कोई उनके लिए गुंजाइश नहीं दिख रही थी। वो लहर थी पहली नरेंद्र मोदी की, और नीतीश कुमार अलग होकर के लड़ रहे थे जब उनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी पूरे बिहार में। तो एक बार तो उस बार लड़े थे जीतन राम मांझी, तो हारना ही था। और दूसरी बार वो आरजेडी अलायंस से लड़े थे, तब भी वो ऑड साइड में थे, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी के सामने तब आरजेडी नहीं लड़ी। और हम सब लोग देखे कि उस पूरे अलायंस को सिर्फ 1 सीट मिली किशनगंज में। तो वो दोनों बार वो ऐसे साइड में थे जो हारने वाली साइड। इस बार जी। वो ऐसे साइड में है जिसका अपर हैंड है, जिसको एज है ओवरऑल वोट के सामाजिक समीकरण में, नैरेटिव में, लीडरशिप में, सब तरह से। आप देखिए नतीजे क्या होंगे वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अभी एनडीए तो एडवांटेज की स्थिति में है ही ना बिहार में। वो तो दिख ही रहा है। वो अभी बिल्कुल। सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें या लीडरशिप के हिसाब से देखें, तो ये पहली बार वो राइट साइड में लड़ रहे हैं जीतन राम मांझी। और एक उनकी जी। अपील है कि आखिरी चुनाव है, उम्र का उनका तकाजा है। तो इन सब चीजों की वजह से उनके साथ एक एज है, उनके उनके पक्ष में एक माहौल था। ये हमने पहली बार उस समय भी कहा था जब 19 अप्रैल को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एक बात और है ना, जीतन राम मांझी देखिए इस बार एनडीए के साथ है, तो सिर्फ गया में ही नहीं, जहां जहां मांझी मत है वहां एनडीए को फायदा मिलता दिख रहा है, चाहे प्रतिशत जो भी हो। जो भी हो, बिल्कुल। जी। तो देखिए हमने बात की गया की, अब हम बात करते हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र की। चिराग पासवान ने यह सीट छोड़ी, वे हाजीपुर लड़ने गए। कल 2 मई को उनका नामांकन है और जमुई में उन्होंने उम्मीदवार बनाया अपने बहनोई अरुण भारती को। और उनके सामने
आरजेडी ने खड़ा किया अर्चना रविदास को, वाइफ ऑफ मुकेश यादव। तो देखिए यहां भी चुनाव बहुत ही कांटे का हुआ है। और पूछिए मत, देखिए पहले तो यह लग रहा था कि आरजेडी का ही पलड़ा भारी है, लेकिन तेजस्वी यादव की सभा में जो दर्शकों की ओर से चिराग पासवान को मां बहन की गाली दी गई, इसके कारण स्थिति कुछ बिगड़ी। लेकिन बावजूद इसके मैनेजमेंट में आरजेडी कहीं कमजोर नहीं पड़ा। और शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र भी इसी लोकसभा क्षेत्र के अधीन है, तारापुर है। वो अशोक महतो फैक्टर जो नवादा में काम कर रहा था, वो यहाँ भी काम करता दिखा। और लोग कहते हैं कि चिराग ने थोड़ी कंजूसी की बूथ मैनेजमेंट में, और इसमें अर्चना रविदास तो यहाँ भी लड़ाई फंस गई। देखिए इस पर भी हम लोग को जो सूचना है ज्ञानेश्वर जी जमुई से, उसमें 2-3 फैक्टर है। एक तो क्या है कि उस क्षेत्र को चिराग पासवान ने बहुत कायदे से कल्टीवेट किया है, क्योंकि वो अपना क्षेत्र मान करके चुनाव लड़ रहे थे। और आपको ध्यान है, हमको भी अभी ध्यान आ रहा है कि जो पहला चुनाव जीते थे 14 में, तो जीत का अंतर कुछ 1 लाख से थोड़ा ज्यादा था, 1.25 लाख, कुछ इस तरह का जीत का अंतर था। लेकिन 2019 में जीत का अंतर 2 लाख से ज्यादा हो गया। और वो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने 5 साल क्षेत्र में काम किया। लोगों को लगा कि उनका क्षेत्र जो है उस तरह से विकसित हो सकता है जैसे रामविलास पासवान ने हाजीपुर को किया हुआ है। अगर ये लोग होल्ड करते हैं क्षेत्र को तो इनकी पहुंच रहती है, हमेशा दिल्ली की सरकार के साथ रहते हैं तो विकास हो सकता है। एक तो ये उम्मीद बंधी, और दूसरा जो सोशल इक्वेशन था वो उनके फेवर में था। तो हमको नहीं लग रहा है कि वो सोशल इक्वेशन अभी बहुत टूटा होगा। हालांकि एक रिपोर्ट थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको कहीं से वो वहां के लोकल लेवल से ये लोगों ने कहा था कि कुशवाहा का फैक्टर वहां भी काम कर रहा था, क्योंकि वो नवादा और औरंगाबाद में काम कर रहा था तो जमुई में भी काम कर रहा था। तो वो एक फैक्टर है। लेकिन चूंकि वहां केवल कुशवाहा नहीं, कुर्मी और कोयली दोनों देखिए नीतीश कुमार के लिए चुनौती है जी। तो लेकिन नवादा और औरंगाबाद में कैंडिडेट था उनका उस जाति का, इसलिए उतना फैक्टर काम नहीं किया जमुई में। लेकिन फिर भी वो फैक्टर थोड़ा काम किया, जिसकी वजह से लड़ाई थोड़ी टफ हो गई। वहां थोड़ा मुकाबला, वो अशोक महतो मूल रूप से शेखपुरा का है ना, और शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र जो है वह जमुई लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए वहां यह काम करता है। हाँ, तो उसकी वजह से ही एक वही फैक्टर है जिसकी वजह से लग रहा है कि लड़ाई थोड़ी हुई है। नहीं तो कैंडिडेट जिस तरह से नॉमिनेशन में भी अपना जिस तरह से जो स्टार पावर दिखाया, सब लोग गए नॉमिनेशन कराने, उनका अरुण भारती का, वो बहनोई है चिराग पासवान के, ये एक फैक्टर है। और जो आपने हम लोगों ने जैसे अभी कहा कि मांझी का फैक्टर एक काम कर रहा है, मांझी का एक फैक्टर काम कर रहा है। जो वोट जो है अपनी, जो अरुण भारती का वोट आएगा जो अपनी कम्युनिटी का, उसके साथ मांझी का फैक्टर वहां ऐड करेगा उस रिजल्ट पर। और जेडीयू बीजेपी का कोर वोट तो है ही उनके साथ। तो उस तरह से लड़ाई यहाँ फंसी हुई नहीं दिख रही है जैसे औरंगाबाद में जितनी फंसी है। हालांकि उतना आसान भी नहीं है जैसे गया में है, लेकिन ये ठीक सीट है यहाँ भी। अरुण भारती की स्थिति मतलब मैनेजमेंट की जो कमी रही उसमें, लेकिन वो स्थिति अरुण भारती के लिए स्थिति ठीक लगती है। आगे हम चर्चा करें नवादा। बहुत ही चर्चा रही नवादा की, पहले चरण के चुनाव में सबसे अधिक। और भूमियार कह रहे थे हस्तिनापुर है, जहानाबाद छिन गया, इसे बचा लो। जिस प्रकार से मुंगेर की बात हो रही है, बेगूसराय की बात हो रही है, लेकिन हमने चुनाव के दिन देखा कि भूमियार मतदाता भी उदासीन थे, उधर भी उदासीनता थी। जो निराशा दिख रही है चुनावों के प्रति, वह नवादा में दिखी। यहाँ विवेक ठाकुर बनाम श्रवण कुशवाहा की लड़ाई आमने सामने की दिख रही थी, लेकिन यहाँ तीसरा और चौथा कौन भी बना। विनोद यादव राजवल्लभ यादव के भाई, और उधर से गुंजन सिंह। विनोद यादव ने वोट काटा श्रवण कुशवाहा का, और गुंजन सिंह ने वोट काटा, चाहे जितना काटा हो, बहुत अधिक नहीं काट पाए हैं, विवेक ठाकुर का। तो यहाँ जीत हार विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा में किसी तीसरे पर निर्भर है, ऐसी बातें कही जा रही है। जी नहीं, ये बात ठीक कही जा रही है, क्योंकि वहां दोनों लोग बहुत जम के लड़े, दोनों की अपनी पहचान है। विनोद यादव की पहचान भी है, एक परिवार है राजनीतिक, और उन्होंने मेहनत भी की खूब काटना। इतना वोट उन्होंने काटा, इस पर डिपेंड करेगा कि विवेक ठाकुर की जीत हार का अंतर क्या होता है। जीतते हैं हारते हैं, ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि विनोद यादव कितना वोट काटा, और उसके मुकाबले गुंजन सिंह ने कितना वोट काटा। तो ये एक फैक्टर तो है निश्चित रूप से। लेकिन एक बात और है ज्ञानेश्वर जी, जो आपने भी मार्क किया होगा कि बिहार में हमने एक रिपोर्ट देखी और फिर उसको हमने अध्ययन किया। 17 सीटें ऐसी हैं जो कास्ट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इन 17 सीटों पर लगातार 3 चुनाव से एक ही जाति चुनाव जीत रही है, और इसको इस बार चैलेंज किया है दूसरे लोगों ने। इन 17 में से 10 सीटें ऐसी हैं जो फॉरवर्ड्स की हैं, जहां पिछले 3 चुनाव से फॉरवर्ड जीत रहे हैं। उसमें एक सीट नवादा भी है।
तो इसको जो हम्म। ये कास्ट डोमिनेंस वाली सीटें हैं, उस कास्ट डोमिनेंस को ये देखिए बहुत ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बड़े सटल जी। तरीके से अंदर खाने इसको लेकर के चर्चा है। तभी ये हम्म। जानकारी में आई, संज्ञान में आया, लोगों ने बताना शुरू किया, फिर हमने भी देखना शुरू किया कि इस तरह से 17 सीटें ऐसी हैं जिसमें 10 सीटें हैं जिस पर फॉरवर्ड लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, और उनका विरोध अंदर हम्म। अंदर कहीं ना कहीं हो रहा है। तो वो एक फैक्टर अगर प्ले में यहाँ होगा, एक तो क्या पिछड़ी जाति के उम्मीदवार थे यहाँ आरजेडी से, अभय कुशवाहा, ये श्रवण कुशवाहा, और उनके हम्म। साथ जो है अशोक महतो का नाम जुड़ा, चूंकि उनका फैक्टर अभी थोड़े दिन पहले ही इमर्ज हुआ, इस पॉलिटिक्स में आया। तो ये कहीं जी। ना कहीं ये जो क्लैश होना था कास्ट का, कम्युनिटी का, मतलब अगड़ा पिछड़ा का जो हम्म। मामला होना था, वो भी कहीं ना कहीं इसमें बना हुआ दिख रहा है। तभी ये रिपोर्ट भी आ रही है कि विनोद यादव जितना वोट काट सकते थे उतना नहीं काट पाए, जितनी उम्मीद की जा रही थी कि वो 60,000, 70,000, 75,000 कुछ इस तरह का वोट काट लेंगे, बड़ी मतलब तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और फैमिली की लिगेसी और फैमिली की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है, उस अनुपात में उनको वोट नहीं आया है। तो इसी वजह से नहीं, वो लड़ाई बात कही जा रही है ना अजीत जी, वो बात कही जा रही है कि 50,000 से अधिक मत लाया यदि विनोद यादव ने तो विवेक ठाकुर जीतेंगे, 50,000 से कम लाए तो श्रवण कुशवाहा जीतेंगे। और यदि पार्टी के टोन की बात कहें तो देखिए आरजेडी कह रही है कि हम तो जीत ही गए हैं नवादा, और बीजेपी कह रही है हम जीत लेंगे। टोन में फर्क है। नहीं, बीजेपी आरजेडी कह रही है हम जीत चुके हैं, वो कह रही है हम जीत ही लेंगे। विनोद ने इतना वोट तो काटा है ना। बताइए, तो ये अब ये स्थिति है इस जी। ग्राउंड पर कि विनोद यादव ने तो इतना वोट काट ही लिया है कि हम जीत जाएंगे, ये जी। कॉन्फिडेंस है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये तो फिर हम्म। आप अर्थमेटिक हुआ, आप गणित जोड़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं बैठी। इसका मतलब कि जो बिल्कुल। केमिस्ट्री बनानी थी जेडीयू, बीजेपी की और एलजेपी की, और उस वो केमिस्ट्री अगर वर्क करे तो 60% वोट की केमिस्ट्री है, उसमें फिर इस तरह से हिसाब जोड़ने की कोई जरूरत नहीं आती। लेकिन हम्म। वो एक ग्राउंड पर जो हमको लगता है कि अंडर करंट जिसको बोलते हैं, अगर वो अंडर करंट अगड़ा पिछड़ा का है, हुआ है, और बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया नहीं हुआ, और जो कम्बिनेशन तीनों पार्टियों का जो कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए था नहीं बना, तो फिर ये चिंता की बात हो जाएगी बीजेपी के लिए, क्योंकि इस सीट को बचाना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का मामला है, क्योंकि बीजेपी ने ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी से ली है, उसको क्लेम किया है अपनी, बिल्कुल। पहले उसके हम्म। पास 2014 तक थी, वो छूट गई थी, फिर वापस लिया है, तो बचाना बीजेपी के लिए भी बड़ी प्रतिष्ठा का मामला है। तो खैर ये जी। हैंग इन द बैलेंस जिसको कह सकते हैं, फेट हैंग इन द बैलेंस है विवेक ठाकुर का वहां नवादा में। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने पहले चरण मतलब 19 अप्रैल को हुए 4 लोकसभा क्षेत्रों के जो हालात हैं उसकी चर्चा कर ली है, औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा। अब 26 अप्रैल को 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुए थे, भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। सबसे पहले चर्चा करते हैं भागलपुर की, सिल्क सिटी की। अजीत शर्मा बनाम अजय कुमार मंडल। अजय कुमार मंडल के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग कह रहे थे जाम का शहर बना दिया। लोग कह रहे थे भागलपुर में इतनी टैक्स वसूली होती कि पूछिए मत। लेकिन फिर भी जब चुनाव हुआ तो मतों का ध्रुवीकरण हमने देखा। हाँ, बीजेपी वालों ने जेडीयू को भले नुकसान पहुंचाया, और यहां सबन मतदाता, यह तो देखा ही जा रहा है इस बार कि मोदी के नाम पर सब फिदा नहीं है। लोग अपनी जाति को देख रहे हैं, भूमिहार कांग्रेस को मत कर रहे हैं, आरजेडी को भी मत करने को तैयार हैं। वैशाली में यह बात साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो अजय कुमार मंडल बनाम अजीत शर्मा। देखिए, गोपाल मंडल बिल्कुल खिलाफ थे अजय कुमार मंडल के, बुलो मंडल को लाया गया था, लेकिन अजीत शर्मा के साथ भी भीतर से, पर्दे के पीछे से बीजेपी के कई नेता साथ थे। देखिए, बीजेपी तो वहां चाह रही है कि सीट उसके पास वापस आ जाए, बीजेपी की सीट रही है, बीजेपी चाहती है कि वो सीट वापस आ जाए। तो ये अभी इस बार हर जगह देखने को मिल रहा है, ये जो अंदरूनी खींचतान है, भीतरघात है, ये हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर जगह लोकल समीकरण काम कर रहे हैं, कहीं एक सेंट्रल थीम पर वोटिंग नहीं हो रही है। तो सब आदमी को लग रहा है, बीजेपी के नेताओं को भी, लोकल यूनिट को लग रहा होगा कि कोई बात नहीं है, हम लोग तो अब यहाँ तो हमारी सीट है नहीं, जेडीयू की सीट है, तो देखते हैं जीते हारे हमारे ऊपर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। बीजेपी की चिंता तो अपनी 17 सीटों की है, प्राइमरी चिंता, तो जेडीयू की सीटों की चिंता कम कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो इसलिए नीतीश कुमार को हम लोगों ने देखा कि चुनाव के बीच उन्होंने बुलो मंडल को शामिल कराया, और खुद गए उनकी जब 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 वो शामिल हुए जेडीयू में। तो हम पहले भी एक बार दो बार जब चर्चा हुई, हमने कहा है कि अजीत शर्मा चुनाव बहुत अच्छे से लड़े, बहुत बढ़िया उन्होंने चुनाव का प्रबंधन किया, और ये बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है कि उनका जो सबसे कोर वोट है, जिसको बंधुआ मानते थे कि ये तो हम ही को देगा वोट, उस भूमिहार का वोट बल्क में एक मुश्त वोट गया है अजीत शर्मा।
एक मुश्त गया, और इसमें कोई अश्विनी संदेह। चौबे के टिकट कटने की नाराजगी भी दिखी वहां ब्राह्मणों में, भागलपुर में, चूंकि वे मूल रूप से भागलपुर के भागलपुर मतदाता के भी ही वहीं हैं। के हाँ, हैं। ठीक बात है, ये हम लोग उस दिन भी आप कह रहे थे, और फिर हमने इस बात को चेक किया कि भूमिहार के साथ साथ ब्राह्मण भी है जो कुछ आया है अजीत शर्मा के साथ। अब वो जी। अश्विनी चौबे का बदला निकालने आए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग लोकल फैक्टर से आए हैं, अपने अलग हम्म, फैक्टर से। तो ये बहुत चिंता की बात बीजेपी के लिए होनी चाहिए, अगले 5 चरण के लिए भी और आगे की पॉलिटिक्स के लिए। जिसको आप मान के चल रहे थे, देखिए हम लोग क्या है, भोजपुरी में कहावत कहते हैं कि बच्चा मरला के डर नहीं खे, जम का परिकला के डर। हम्म। तो मान लीजिए कि वोट एक बार चला गया, वो चिंता नहीं है। एक रास्ता देख जी। लिया लोगों ने कि भाई इस तरह से भी कर सकते हैं कि अपनी कास्ट को दी जाते हैं, हम हम्म। बीजेपी के लिए क्यों बंधुआ की तरह वोट करें, हम अपने कास्ट को वोट करते हैं। तो एक रास्ता देखने की बात होती है, अगर रास्ता दिखा दिया भागलपुर में भूमिहारों ने अजीत शर्मा को वोट हम्म। करके, तो फिर वैशाली में भूमिहार वोट करेगा मुन्ना शुक्ला, और इसके बाद फिर इस बिल्कुल। प्रयोग को बड़े पैमाने पर आरजेडी और कांग्रेस दोहराएंगे, आप कैसे रोक लीजिए। और एक जी। फैक्टर और देखिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों जगह कांग्रेस का भूमिहार अध्यक्ष है। तो हम्म। और इन लोगों ने जहां मौका मिला वहां टिकट दिया। जो नाराजगी देखिए, अभी हम उस दिन भी आप जोड़ के बताए ही कि तीनों तरफ से जो जो समीकरण में तीन, दोनों तरफ से तीन तीन है, दोनों तरफ से तीन तीन है, पहली बार हो रहा है ना दोनों तरफ से तीन कि तीन टिकट दे जितना एनडीए ने दिया उतना इंडिया ब्लॉक ने भी दे दिया। दिया। और यही देखिए जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हम्म। को सिर्फ 17 सीटें मिली हुई हैं, लेकिन उसी जी। 17 में कांग्रेस ने 2 सीटें दी हैं भूमिहार को। एक तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अजय राय खुद बनारस से लड़ जी। रहे हैं, और इलाहाबाद हम्म। सीट पर कांग्रेस ने उनको, रेवती रमन सिंह थे, कुंवर रेवती रमन सिंह जो एमपी होते थे, बाद में राज्यसभा में रहे, उनके बिल्कुल। बेटे को उज्जवल रमन सिंह को टिकट दिया है। वो समाजवादी पार्टी में थे, वहां से कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। तो एक टिकट देने का फैक्टर है, इसका भी लोगों के दिमाग पर असर होता है कि भाई जब उसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है एक कदम, जब वो लोग बढ़ रहे हैं तो हम्म। हम भी बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जी। चिंता की बात है, एक सीट से ज्यादा, मतलब भागलपुर की एक सीट से ज्यादा बीजेपी जेडीयू के लिए ये चिंता की बात है कि उनका जो कोर वोट है उसने अब दूसरा रास्ता देख लिया है। तो अब हाँ जीते हाँ। हारे अजीत शर्मा भागलपुर में जो भी हो, चूंकि वहां वहां क्या थोड़ी बढ़त अजय मंडल को तमाम नाराजगी के बावजूद हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि उनका वोट बहुत ज्यादा है, उनकी अपनी जाति का भी बिल्कुल। वोट बहुत ज्यादा है, और अत्यंत पिछड़ी जातियों का वोट भी बहुत ज्यादा है। और अगर जेडीयू के साथ बीजेपी के लोग बहुत मन से नहीं जुड़े, तो ये भी मानिए कि आरजेडी का जो कोर वोट है, खासतौर से यादव, वो भी बहुत मन से नहीं जुड़ा अजीत शर्मा के साथ वहां भागलपुर जी। में, अपना कोर वोट जो उनका था। तो इस वजह से कह सकते हैं कि वहां अजय मंडल थोड़ा एडवांटेज की स्थिति में है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। जी बिल्कुल। और देखिए भूमियारों की बात जब हम करते हैं ना कि जो जातियां देखी जा रही है, मैं महाराजगंज में पूछ रहा था, महाराजगंज में भी कांग्रेस ने प्रयोग किया, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है और वहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, आरजेडी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हमने किसी भूमियार से पूछा कि अच्छा आप तो मोदी को ही वोट दीजिएगा ना, बीजेपी के ही वोटर है ना। तो एक बड़े सम्मानित जन है, उन्होंने कहा कि हर कोई जाति देख रहा है तो हम क्यों जाति न देखेंगे। तो हमने कहा वो तो लालू यादव से मिले हैं। तो कहा जाए इससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये भेद मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी बात है। चलिए देखिए भोजपुर के बाद आते हैं हम लोग बांका, जहां गिरिधारी यादव बनाम जयप्रकाश नारायण यादव। यहाँ का चुनाव भी महत्वपूर्ण है और यहाँ भी चुनाव बहुत ही तगड़े तरीके से लड़ा गया है और राजपूत वोटर, लेकिन कहा जा रहा है कि गुस्सा भी बहुत था गिरिधारी यादव के प्रति, इसलिए खेल बना हुआ खेल बिगड़ा भी है। अजीत जी। नहीं, गिरधारी यादव के साथ वहां क्या, वो चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके साथ तो नाराजगी होती ही है, और उस जी। तरह का उनका माहौल, उस तरह का उनका कद, उस तरह से उनका एक्सपोजर नहीं है जैसा जयप्रकाश यादव का है। इसके बावजूद वहां क्या है कि जो हमने ग्राउंड पर रिपोर्ट ली वोटिंग के बाद, वो एक फैक्टर था जो राजपूत, आपने कहा कि उन लोगों ने, उनका वोट तो मिला, और भी कुछ अगड़ी जातियां हैं जो उनके साथ रही, वो निकली वोट करने। लेकिन मन से पुतुल सिंह या श्रेयसी सिंह या बीजेपी के हैं, देखिए राजपूत वोटर जो वहां हैं और जिनके साथ कनेक्ट होते हैं आसानी से, वैसी मदद खुले तौर पर नहीं दिखी जिसकी उम्मीद थी। जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के साथ बीजेपी ने खेला किया है, चाहे इसका कारण जो भी हो, सीटें छुड़ाना हो, और बीजेपी के साथ जेडीयू खेला करेगी यह भी देखना होगा। एलजेपी के साथ जेडीयू वाले खेला करते दिखाई पड़ रहे हैं, यह भी बात सही है। हाँ, लेकिन उसका इस वहां जो बांका की सीट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वहां भी गिरधारी यादव को यह माना जाता है कि जो आपने कहा था दुलाल चंद गोस्वामी के बारे में या और भी लोगों के लिए, कि वो किसी का नुकसान करने वाले नहीं है, अगर किसी का बहुत अच्छा भला नहीं कर रहे हैं, तो ये एक फैक्टर उनके फेवर में काम किया। और जो यादव वर्सेज यादव, जो 2 सीटें थी जिन पर
दो कास्ट आमने सामने लड़ रहे थे जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार। तो इस फैक्टर में अगर वो कुछ भी यादव का वोट लेके आते हैं, कुछ भी वोट आता है जो आरजेडी का कोर वोट उनके साथ ट्रांसफर होता है, तो वो उनका गेन होगा, वो उनका बोनस है। लेकिन और दूसरे जो उनका कोर वोट है जेडीयू का और बीजेपी का, एलजेपी का, वो उनके साथ रहा। वो कोई विवादित व्यक्ति नहीं है कि एलजेपी का वोट भी वहां उनके साथ गया है सहज रूप से। उनके साथ लोगों ने बहुत कम भीतरघात का की हमको सूचना नहीं है वहां। और वहां जो नहीं, मनोज यादव थे ना, मनोज यादव थे, बेलहर के विधायक, था, लेकिन वो यादव वोट नहीं था, वो यादव वोट नहीं था। जो कोर वोट में अत्यंत पिछड़ा महादलित और जो का जो वोट होना चाहिए है, वो वोट उनके साथ रहा। मन से रहा, थोड़ा मन से नहीं रहा, थोड़ा कम रहा, लेकिन वो रहा, उनका एडवांटेज रहा वो। और बोनस का वोट आया उनके साथ, यादव का कुछ वोट। और दूसरी तरफ चूंकि यादव ही कैंडिडेट था आरजेडी का, तो उसके साथ जो अत्यंत पिछड़ा महादलित जो कमजोर वंचित तबके का वोट है, वो उस तरह से नहीं गया पूरी तरह से। तो इसकी वजह से लड़ाई तो कांटे की हुई, अच्छी लड़ाई लड़े हैं। चूंकि हम लोग पहले भी कहे थे कि प्रबंधन बहुत बढ़िया जानते हैं जयप्रकाश यादव, लेकिन फिर भी यहाँ सामाजिक समीकरण गिरधारी यादव के साथ ज्यादा मजबूती से दिख रहा था। चलिए, तो देखिए बांका के बाद चलते हैं कटिहार। कटिहार जब चुनाव खत्म हुए थे तो कुछ अलग दृश्य बताया जा रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि एज किसी और को है। वहां मुसलमानों ने, यादवों ने और फिर दुलालचंद गोस्वामी से नाराज जेडीयू के बड़े नेता भी मान रहे हैं कटिहार कमजोर कड़ी है, वहां परिणाम गड़बड़ा सकता है। दुलालचंद गोस्वामी की स्थिति खराब हो गई क्या? तारिक अनवर आगे निकल गए हैं क्या? बिल्कुल, ये चुनाव, ये मतदान के दिन जिस दिन हम लोगों ने चर्चा की और हम लोग का प्रोग्राम चला 26 अप्रैल को, उसके बाद कई लोगों के फोन आए हम, जो अगले 2-1 दिन तक आते रहे और लोग हमसे बात करते रहे, लोग अपने अपने तरीके से समझाते रहे। हमको बड़ी सबसे हैरानी की बात क्या हुई ज्ञानेश्वर जी, हमको लोगों ने कहा कि वहां भूमिहारों ने वोट दिया तारिक अनवर। मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग वो था, मतलब कि ऐसा कैसे कि तारिक अनवर तो एक तो मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कैसे दिया लोगों ने। तो जो बताने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि तारिक अनवर के साथ जितने पुराने लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, थोड़ी जिनकी जमींदारी हो रही हो या थोड़े मजबूत समाज में जो संपन्न और सम्मानित लोग हैं, उन सब के साथ तारिक अनवर के बड़े अच्छे संबंध। और ये पुराने पिछले 30 साल 40 साल की राजनीति का उनका जो अनुभव है, जो उनकी सक्रियता है ग्राउंड पर, उसकी वजह से हर कास्ट के जो सम्मानित लोग हैं, जो 10, 20, 50, 100 लोगों पर असर रखते हैं, उन लोगों के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध। और इस बार सबने कहा कि इनका आखिरी चुनाव होगा। तारिक साहब भी पिछली बार हार गए थे, बहुत कम वोट से हारे थे, 40-45 हजार वोट से। इस बार इनको मौका दिया जाए। एक तो ये फैक्टर काम कर रहा था। दूसरा कि ये बड़े मतलब लोगों ने देखा कि उनका एमपी किसी काम का नहीं है। एमपी है न कभी बोलेगा पार्लियामेंट में जाकर के, न दिल्ली से कुछ लड़ झगड़ के कोई फंड ले आ रहा है, न कुछ, न जो एक आपने मिट्टी का माधव चुन के बिठा रखा है, एक निराकार व्यक्ति जो जिसकी बात नीतीश कुमार से शुरू होती है, नीतीश कुमार पर खत्म होती है, उसे आगे वो आदमी कुछ जानता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है। तो वैसे आदमी के बदले एक बड़ा नेता चुने जिसको दिल्ली बॉम्बे में जिसकी पॉलिटिक्स है, जिसको शरद पवार भी जानते हैं और सोनिया गांधी भी जानती है। तो ये एक फैक्टर भी काम किया तारिक अनवर के पक्ष में। और मुस्लिम यादव जो फिर एक उस दिन आपने बताया, फिर हमने इसको चेक किया कि अररिया में जब प्रधानमंत्री की सभा हुई, उसके बाद उस भाषण के बाद लोग बड़ी संख्या में निकले वोट करने के लिए। उसके बाद सभा मालदा में भी हुई थी और मालदा में भी उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो मालदा भी सटा हुआ है, वो भी कोई बहुत दूर नहीं है अररिया कटिहार से। तो उधर का मैसेज भी आया, वहां से भी उनके भाषण का मैसेज आया, पश्चिम बंगाल के भाषण का भी, और लोगों ने बड़ी संख्या में वोट किया जाकर। तो जो कोर वोट है उसने पूरी तरह से वोट किया। और और यहाँ भी अभी जी, यहाँ भी देखिए भागलपुर की तरह बीजेपी वालों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। जिस तरीके से भागलपुर सीट छुड़ाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता लगे हुए दिखाई पड़े, ठीक वैसे ही कटिहार की सीट छुड़ाने के लिए देखिए अशोक अग्रवाल चुनाव लड़ना चाहते थे 2019 में भी, 2014 में भी और 2019 में भी, लेकिन निखिल चौधरी तो सांसद ही रहे हैं यहाँ। तो यहाँ भी बीजेपी ने जेडीयू की जीत सुनिश्चित कराने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ली, ये बात तो स्पष्ट है। हाँ, ये बात भी है, ये बात सूचना तो हम लोग को थी, हम लोगों ने उस दिन डिस्कस भी किया था। ये आफ्टर मतलब पोलिंग के 48 घंटे के बाद की जो फीडबैक थी, वो हमने बताया कि लोगों ने कहा कि अगली जातियां या जो कोर वोट है जेडीयू बीजेपी का, उसका वोटर भी गया है जाकर के तारिक अनवर को वोट करके आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखिए कटिहार से आगे बढ़ते हैं किशनगंज, जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी और लड़ाई भी 3 मुस्लिमों के बीच ही। क्या होगा? डॉक्टर मोहम्मद जावेद के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन चुनाव के दिन वह एंटी इनकम्बेंसी गायब हो गई दिखती थी और जो बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे थे ओवैसी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान, वे पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे और मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू
उनके पास बीजेपी का आधार वोट था, जेडीयू का आधार वोट था, लेकिन मुसलमान का बहुत अधिक वोट नहीं था। अजीत जी, देखिए, ये तो वही बात हुई जो अभी पिछली बार भी जिस फैक्टर पर जीत गए थे डॉक्टर मोहम्मद जावेद, ये था कि कांग्रेस का कैंडिडेट है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे तो मजबूती आएगी, हमको एक ताकत मिलती है, हमारा बचाव करने वाला, हमारी बात करने वाला कोई तो है। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी खुल करके बात कर रहे हैं, लोग मुसलमान का नाम आज की तारीख में, आज की पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग ले रहे हैं। देखिए, हम जी, लोग इतनी बार हम लोगों ने चर्चा की, बिहार में फिर भी 4 सीटें हैं, 40 में से 4 सीट दी है अलायंस के लोगों ने मुसलमान को, 2 आरजेडी ने दिया है, 2 कांग्रेस ने दिया है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं ज्ञानेश्वर जी, और एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, वो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं, इसमें हम्म, 48 में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया इन लोगों ने। तो अच्छा, आज एक तरह से मान ले रहे हैं लोग कि वो अछूत है, और अगर हम देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, दूसरी तरफ पोलराइज हो जाएगा वो। तो वैसे बिल्कुल, में कांग्रेस ने बिहार में 2 टिकटें दी है, अपने 9 में से 2 सीटें दी है, तो कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस के प्रति एक गुडविल था। और एक जो उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई ओवैसी को एक सीट जिता ही देंगे यहाँ से, तो क्या होना है, विधानसभा में जी, देखेंगे क्या स्थितियां रहती हैं, उस हिसाब से उनको वोट करेंगे। लेकिन इस चुनाव में तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो नाराजगी थी और दिख रही थी, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, इसके बावजूद वोट के दिन जो मुसलमान है, जो वोट है, जो जिताने के लिए इंडिया ब्लॉक के लिए काम कर रहा था, उसने वोट दिया है मोहम्मद जावेद को। चलिए, तो देखिए किशनगंज के बाद चलते हैं हम लोग सबसे हॉट सीट पूर्णिया के चर्चा करते हैं। पूर्णिया जब 26 अप्रैल को चुनाव हो रहा था तो राजस्थान के बाड़मेर और पूर्णिया की ही चर्चा हो रही थी, मतलब बिहार से लेकर दिल्ली तक नेशनल चैनल्स पर भी, जबकि वायनाड में भी चुनाव हुआ था उसी दिन जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। और देखिए नतीजा क्या होगा, सीधी लड़ाई हुई है संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव से। बीमा भारती तीसरे स्थान पर गई है। और चुनाव के बाद भी, चुनाव खत्म होने के बाद भी हमने देखा पप्पू यादव पूर्णिया छोड़कर गए नहीं है। कल ही की कोई तस्वीर हम देख रहे थे कि कहीं अगलगी हुई, वे पहुंच गए, आग बुझाने में योगदान दे रहे थे, और बाकी उम्मीदवार कहाँ पता नहीं, जिन्हें जीतना है या हारना है। तो पूर्णिया की चर्चा हम लोग करें। देखिए, पूर्णिया की चर्चा तो हम उस दिन भी आपको कहे थे कि दिल्ली में हर आदमी 88 सीट पर चुनाव हुआ था, और जिसको बात करनी थी, जो फोन कर रहा था, वो पूर्णिया के बारे में पूछ रहा था कि पूर्णिया में क्या होगा, पप्पू यादव क्या कर रहे हैं, पप्पू यादव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये हॉट सीट थी, जी, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। और बाड़मेर की चर्चा भी हो रही थी, वो भाटी की चर्चा, वो चर्चा रविंद्र भाटी की इसलिए हो रही थी क्योंकि वो एक विधायक है और एक यंग है, 26 साल के आदमी, उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन वहां उनके जी, साथ क्या है कि उनको एक बैकिंग है बीजेपी की, कहीं ना कहीं वो हर बार चुनाव, हर बार वो बीजेपी से ही टिकट मांगते हैं, और बीजेपी नहीं देती है तो निर्दलीय लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो उनकी उनका एक मामला अलग है। पप्पू यादव का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, जी, वो तो पूरे देश में घूम रहे थे, चुनाव के बीच हैदराबाद भी जा रहे थे और अहमदाबाद भी जा रहे थे। पप्पू यादव ने फोकस किया था पूर्णिया पर, उन्होंने उसको प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बनाया था और जीवन मरण की लड़ाई बनाया था। देखिए, इनकी तरह, भाटी की तरह उनकी लड़ाई किसी एक आम कैंडिडेट से नहीं थी। पप्पू यादव की लड़ाई कोई बीमा भारती या संतोष कुशवाहा से नहीं हो रही थी। पप्पू यादव तेजस्वी यादव से लड़ रहे थे, लालू यादव के परिवार से लड़ रहे बिल्कुल, थे। तो पप्पू यादव की लड़ाई बहुत बड़ी थी। वो एक पूरा माइट जिसको बोलते हैं, पूरी ताकत, 40-42 विधायक, राज्यसभा के एमपी, उनके उनके बड़े नेता सब कैंप करके वहां बैठे रहे, तो उनकी लड़ाई और अलग। संतोष कुशवाहा तो नहीं लड़ रहे थे, नीतीश कुमार से लड़ रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार को कुशवाहा को जिताना भी बहुत जरूरी है। हाँ, नीतीश कुमार को के लिए तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि जब उनको 2 सीट मिली थी, उसमें से 1 सीट पूर्णिया की थी। बिल्कुल। उनके लिए वो सीट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी नालंदा की सीट है। जी। उनको 2 सीटें मिली थी, नालंदा और पूर्णिया, तो वो सीटें तो उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो उनकी भी जरूरत थी कि वो सीट जीते। पूर्णिया में जी। देखिए, प्रधानमंत्री भी गए थे सभा करने। इन दूसरे चरण की 5 में से सिर्फ एक ही सीट तो है जहां प्रधानमंत्री की सभा हुई थी। बिल्कुल। जी। तो जी। ये प्रधानमंत्री की भी सभा हुई थी, उनको भी जेडीयू को जितवाना था, नीतीश कुमार को भी जेडीयू को जितवाना था, और आरजेडी को भी जेडीयू को ही जितवाना था। तेजस्वी यादव को जी। उन्होंने भी तो यही कहा कि आप वोट दे दीजिए एनडीए को, अगर इंडिया को नहीं देते हैं, तो उनको भी उन्हीं को जितवाना था। तो ये लड़ाई जो थी ज्ञानेश्वर जी, ये दिए और तूफान की लड़ाई थी। और इस नहीं, दिए, दिए और तूफान की लड़ाई थी। और देखिए, मतलब क्या होगा नहीं होगा, पप्पू यादव जीतेंगे हारेंगे नहीं कहते हैं, लेकिन वहां के यादवों और मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं किया, ये बात तो पक्की है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि 3.5 लाख 4 लाख वोट तो पप्पू यादव के आ गए, बाकी वो 1.5 लाख कहां से ला रहे हैं जिसे जीत जाए, इसकी ही गणना चल रही है, लोगों में बहस चल रही है। नहीं, वो वोट भी आएगा इनको। जेडीयू का जो कोर वोट था, जो इनके साथ आना था, कांग्रेस अलायंस में ये लड़ते, तो जो वोट आना था वो वोट तो इनको आया है।
लेकिन उसके अलावा जब उस अलायंस में नहीं रहते हैं तभी इनके पास एक वोट रहता है पप्पू यादव के पास, तो तभी तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी जीते और निर्दलीय भी जीते, अपना वोट है उनका, तो वो वोट भी नहीं, नहीं मां भी लड़ी तो पौने 2 लाख वोट आया। हाँ वही तो, वो वोट उनका अपना है, वो वोट तो आएगा। जी। और इस बार तो उनके साथ मोमेंटम था ना, और देखिए हमेशा अंडरडॉग के साथ लोगों की सहानुभूति रहती है, दिए और तूफान में लोग हमेशा दिए को बचाना चाहते हैं, वो दिया जी। जलता रहना चाहिए है, क्योंकि वो उम्मीद का दिया होता है, और जो जो पूरी ताकत के साथ टकरा रहा हो, जो सत्ता की ताकत से टकरा रहा होता है, उसके साथ लोगों की सहानुभूति भी होती है, लोगों का आशीर्वाद भी होता है, और उसकी अपनी भी ताकत होती है, उसका अपना भी हौसला रहता है कि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसी अंदाज में लड़े हैं, वो प्रबंधन में कोई ढील नहीं, आखिरी तक वोट पड़ जाए इसकी सारी कोशिश, अंतिम दिन तक वोट पड़ जाए, प्रचार बंद होने के बाद जो डोर टू डोर कन्वासिंग होती है उसमें भी वो लगातार करते रहे अपना, ये नहीं हुआ कि चुनाव छोड़ कर बैठ गए। तो ये सब फैक्टर मिला करके उनके लिए, कुल मिला करके ये रिपोर्ट है, पहले 2 चरण के 9 सीटों में से 1 सीट पर लोग बता रहे हैं बार बार कि वो 1 सीट निर्दलीय जा सकती है, और इसी वजह से 2009 के तक की समानता भी लोग खोज रहे हैं कि जिस तरह से 2009 में बांका में निर्दलीय दिग्विजय सिंह जीत गए थे और ओम प्रकाश यादव सिवान से, वैसा इस बार यहाँ हो सकता है कि इस इलाके में 1 सीट पप्पू यादव निकाल लें, सीमांचल कोसी के इलाके में 1 निर्दलीय जीत गए। जी, तो ठीक है, देखिए पूर्णिया की स्थिति क्या है यह भी आपने समझा, और आज हमने फिर से 9 सीटों का हाल आपको बताया है। बिहार को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।